वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये हमारा पीवाईक्यू सेट 5 रहने वाला है। इसमें हम पिछले एग्जाम में पूछे गए आपके जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के 20 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको समझ आ पाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूर्व की परीक्षा में पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। जहाँ तक साथियों मैंने देखा है, अभी तक मैंने 5 से 7 जो सेट एनालिसिस किए हैं उसमें आपका जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट है उससे इंपॉर्टेंट प्रश्न डेली हर सेट में पूछे गए हैं। जैसे कि नृत्य हो गया, किस राज्य से संबंध रखता है, कौन नर्तक है जो इस नृत्य को करता है, इस प्रकार के प्रश्न काफी देखने को मिले। यानी हर सेट में एक प्रश्न तो उसका पक्का देखने को मिला है। जैसे जैसे हम आगे और देखते जाएंगे तो हमें और इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलते जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो फिर मैं आपको उनके लिए अलग से जानकारी दूंगा। बाकी आप इस सेट को पूरा जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही सारे प्रश्न हमारे ऑथेंटिक है, क्योंकि कमेंट आया था कि प्रश्न आप कहाँ से लाते हैं। तो साथियों जो पहले परीक्षा हुई है और जो आंसर शीट डाउनलोड होती है उससे हम लेके आते हैं। जैसे कि ये जो आज के हमारे 20 प्रश्न है ये मैंने 6 फरवरी 2023 के आंसर शीट से लिए हैं। कब? 6 फरवरी 2023 के आंसर शीट से। और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। कौन सी शिफ्ट का है? फर्स्ट शिफ्ट का। यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका 9 से 10 बजे के बीच में होता है, क्योंकि आजकल 1 घंटे का एसएससीडी का पेपर हो रहा है। तो प्रश्न हमारे 6 फरवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट के हैं। चलिए अब पहला प्रश्न देखते हैं आज का हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की अवधारणा को समाप्त करता है, किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। यानी कि आप किसी भी तरीके से छुआछूत करते हैं तो वो भारतीय संविधान ने उसको क्या कर दिया? निषिद्ध कर दिया है। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन आर्टिकल 16, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 15, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 14 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 17। तो साथियों भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में अस्पष्टता यानी कि छुआछूत को खत्म कर दिया गया है, निषिद्ध कर दिया गया है। इसके लिए कुछ कानून और सजा का प्रावधान भी किया गया है अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो। लेकिन फिर भी हम नहीं बोल सकते कि 100% छुआछूत खत्म हो गई है, क्योंकि सिर्फ कानून बनाए जाने से इसको हम खत्म नहीं कर सकते। आम लोग जैसे कि आप और मैं जब तक इसको निषिद्ध नहीं करेंगे, हम जब तक इस क्षेत्र में कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये नहीं होगा खत्म। तो इसलिए आम लोगों को इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आर्टिकल 17 है हमारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म करने वाला कानून। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसके लाल बाल पाल में से एक थे? तो फर्स्ट नेहरू है हमारे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा है चित्तरंजन दास और फोर्थ ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या है? लाला लाजपत राय। क्योंकि एक समय क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के नेता थे उनमें आपस में नहीं बन पा रही थी, तो 2 धड़ बन गए थे, गरम दल और नरम दल। तो जो गरम दल था उसके 3 मेन मुखिया थे, लाल बाल पाल। लाल साथियों हमारा लाला लाजपत हो जाएगा, बाल से हो जाता है बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। तो इनको लाल बाल पाल बोलते हैं। फिर से बोल दूं, लाल यानी कि लाला लाजपत राय जी, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में लाल बाल पाल में से एक थे। तो कौन थे? वो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम। केवल इतने वर्ष की अधिक आयु के भारतीय नागरिक को ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त करने के लिए पात्र होते हैं। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे इन्होंने राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु पूछी है कि कम से कम इतनी आयु होनी चाहिए तभी व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 28 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 40 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 35 वर्ष। तो करेक्ट आंसर है 35 वर्ष। यानी कि भारत का नागरिक हो और उसका मानसिक जो संतुलन है वो स्थिर हो, दिवालिया घोषित ना हो और किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, यानी कि सरकारी पद वगैरह पे नहीं हो, और उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, तो वो भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल का पद संभाल सकता है। कौन संभाल सकता है? राज्यपाल का पद संभाल सकता है। और राज्यपाल सीधे राष्ट्रपति महोदय को अपनी सूचना देता है, राज्य के प्रति वो जानकारियां भेजता है। और राज्यपाल संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो साथियों वो है आर्टिकल 356। क्या है? 356। इसके अंतर्गत क्या है, किसी भी राज्य में अगर वो राज्यपाल देखेगा कि मुख्यमंत्री सही से कानून नहीं कर पा रहा है, सही से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो राज्यपाल शासन यानी कि राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। तो 35 वर्ष की अधिक आयु वाला व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। और राज्यपाल के जो पद है इसको आप कभी भी व्यक्ति रह सकता है, यानी जब तक प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति महोदय उसको हटाएंगे नहीं तब तक वो किसी भी राज्य का राज्यपाल रह सकता है। यानी कि कोई फिक्स टेन्योर नहीं है कि 5 साल बाद उसको हटना पड़ेगा या 3 साल बाद हटना पड़ेगा। और इसमें कोई अधिकतम उम्र या कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो 90 वर्ष की उम्र तक भी राज्यपाल बना रह सकता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम।
अगला है विषम का चयन करें, संकेत वस्त्र उद्योग। यहाँ पर हमें विषम का चयन करना है, यानी कि जो हमारे 3 विकल्प हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन जो चौथा विकल्प थोड़ा सा उनसे भिन्न रहेगा, तो उसको हमें अलग करना है। और ऐसे प्रश्न रीजनिंग में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जीके में भी आ गए। तो फर्स्ट है साथियों हमारा कपास उद्योग, सेकंड ऑप्शन है रेशम उद्योग, तीसरा हमारा विकल्प हो जाएगा विद्युत उद्योग, और फोर्थ है हमारा ऊन उद्योग। तो साथियों सीधे से देखने से मालूम पड़ रहा है कि कपास, रेशम और ऊन ये किन्हीं तीन तरह से क्या है, कपड़ों से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो विद्युत उद्योग है आपसे पहले पूरा अलग ही है। विद्युत यानी कि बिजली का उत्पादन करना, और इसी से फिर हमारे आगे ट्रेनें, मेट्रो, कारखाने वगैरह सब चलते हैं, घरों में सप्लाई होती है। तो विषम का चयन करें तो विषम क्या है, विषम है विद्युत उद्योग। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की मीठे पानी की झील नहीं है। क्या प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी झील है भारत की जो मीठे पानी की झील नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लोकटक झील, सेकंड ऑप्शन है सांभर झील, थर्ड ऑप्शन है बड़ा पानी झील, और फोर्थ ऑप्शन है भीमताल झील। तो साथियों जैसे कि आप सभी को पता होगा राजस्थान की बहुत फेमस झील है सांभर झील, और ये अपने नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, के लिए नमक उत्पादन के लिए। तो सीधी सी बात है कि ये खारे पानी की झील है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हमारा सांभर झील। बाकी लोकटक झील, बड़ा पानी झील और भीमताल झील तीनों ही हमारी मीठे पानी की झील है, और सांभर जो है एक खारे पानी की झील है। साथियों लोकटक झील के ऊपर भारत का या दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको केबुल लामझाऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केबुल लामझाऊ। ये लोकटक झील मणिपुर पर ही स्थित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, वो है हमारा ऑप्शन दूसरा सांभर झील। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम हवा या गैस की आर्द्रता मापने के लिए करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वायु वेग मापी, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है तेज मापी, और फोर्थ ऑप्शन हमारा आर्द्रता मापी। क्या है, आर्द्रता मापी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आर्द्रता आर्द्रता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आर्द्रता मापी। कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चंस भी देखने को आपको मिल जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो वो आर्द्रता मापी का इस्तेमाल हम करते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से हम जल की गहराई मापते हैं। क्या मापते हैं, हाइड्रोमीटर से जल की गहराई मापते हैं। बाकी आर्द्रता मापने के लिए हमारा आर्द्रता मापी है ही। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4 बार, सेकंड ऑप्शन है 1 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 बार। तो साथियों राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला वर्ष में सिर्फ 1 बार आयोजित किया जाता है। जैसे कि जो कुंभ मेला होता है प्रत्येक 12 वर्ष में 1 बार आयोजित होता है, ठीक उसी प्रकार से जो राजस्थान का पुष्कर मेला है ये साल में 1 बार इसका आयोजन किया जाता है। कितनी बार, 1 बार। और ये काय के लिए प्रसिद्ध है, तो अपने ये पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऊँटों की बड़ी संख्या में व्यापार होता है, उनकी ट्रेडिंग होती है, खरीद बिक्री होती है। साथ ही इस मेले को देखने में बड़ी मात्रा में विदेशी यानी कि टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन से लोग भी इस मेले को देखने आते हैं। तो इसलिए राजस्थान का एक बहुत प्रसिद्ध मेला है पुष्कर मेला, और ये गवर्नमेंट द्वारा आयोजित होता है। तो कितनी बार इसका आयोजन करता है, साल में 1 बार इसका आयोजन किया जाता है। और पुष्कर में ही एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है यूकी भावरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अब साथियों ये प्रश्न जब आपका दिल्ली पुलिस का हुआ था उस समय मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया था, क्योंकि मैंने पहले दिल्ली पुलिस के बारे में हमने उसके संभावित प्रश्न और प्रीवियस क्वेश्चन चलाए थे, तो उसमें भी प्रश्न आया था। आप देख सकते हैं कि प्रश्न एसएससी के, वो भी एसएससी का सेगमेंट ही था, तो उसमें प्रश्न दोनों परीक्षा में रिपीट हुआ, यानी दिल्ली पुलिस में भी प्रश्न सेम देखने को मिला था, और यही प्रश्न आपको एसएससी जीडी में भी देखने को मिला है। तो यूकी भावरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस से, सेकंड ऑप्शन है क्रिकेट से, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बैडमिंटन से, और फोर्थ है हमारा बेसबॉल से। तो करेक्ट आंसर है साथियों टेनिस से। तो यूकी भावरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो वो टेनिस बॉल से संबंधित है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खेल, खिलाड़ी और उसमें खेले जाने वाले, यानी कि उसमें फेमस शब्द होते हैं ना, जैसे क्रिकेट में विकेट, एलबीडब्ल्यू, वो और कौन सा प्लेयर और मैदान, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं। यानी कि खेल, खिलाड़ी, उसकी शब्दावली और वेन्यू, स्थान, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा करंट में जो जहाँ फेमस इवेंट हुए हैं, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप, टोक्यो ओलंपिक, अपना क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक इस प्रकार से है ना। तो यूकी भावरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो हमारे टेनिस खेल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी। तो साथियों अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हम 2021 का देखेंगे। आप 2023 का लेटेस्ट डाटा एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि अब 2021 का प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। तो मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 112, सेकंड ऑप्शन है 132,
थर्ड ऑप्शन है 124 और फोर्थ ऑप्शन है 154। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 132। ये हम 2021 की बात कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक, इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो साथियों इसमें 132 2021 में हमारी रैंक आई थी। अब 2023 में आप जरूर देखें और देख के कमेंट कर जरूर करें, तो मैं उसको ताकि पिन कर दूं, ताकि बाकी साथी में हमारे उसको देख पाए। तो आप देख के एक बार कमेंट कर देना, तो मैं उसको पिन कर दूंगा। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था? क्या है प्रश्न कि जो दर्शना झावेरी हैं इनको किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुरी के लिए, सेकंड ऑप्शन है लावणी के लिए, थर्ड ऑप्शन है कथकली के लिए और फोर्थ ऑप्शन है कथक के लिए। तो साथियों जो दर्शना झावेरी हैं इनको मणिपुरी नृत्य शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चलेगा तब तक मैं आपको डेली ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अभी हम संभावित प्रश्नों की सीरीज भी शुरू करेंगे और फिर आखिर में हम एग्जाम एनालिसिस भी करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो फर्स्ट ऑप्शन है दिगंबर कामत, दूसरा ऑप्शन है प्रमोद सावंत, तीसरा ऑप्शन है सुनील ढवलीकर और फोर्थ ऑप्शन है मनोहर पर्रिकर। तो साथियों करेक्ट आंसर है मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी प्रमोद सावंत ने। और कल इसके ऊपर एक बहुत धुआंधार वीडियो आएगा जिसमें हम भारत के पूरे 28 राज्य और हमारे जितने भी 6-7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हैं वर्तमान में, तो उनके ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो उसको आप जरूर देखें, कल वो वीडियो हमारा पब्लिश हो जाएगा। और साथियों अभी हाल फिलहाल में 5 राज्यों में चुनाव हुए। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, राजस्थान के बने हैं भजनलाल शर्मा, और छत्तीसगढ़ के बने हैं विष्णु साई, तेलंगाना के बने हैं रेवंत रेड्डी और मिजोरम राज्य के बने हैं लालुंगमा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो इनको भी हमने यहाँ पर देख लिया, क्योंकि एक प्रश्न ऐसे जरूर पूछेगा, लेकिन आप पूरा विस्तृत देखने के लिए कल का वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या किसके ऊपर निर्भर थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है कृषि पर, दूसरा ऑप्शन है सेवा पर, तीसरा ऑप्शन है विनिर्माण पर और फोर्थ ऑप्शन है खनन पर। तो साथियों आज़ादी के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या एक पर आधारित थी, वो कृषि के ऊपर आधारित थी। या मैं तो यूँ कहूँगा 75 नहीं, कुल मिलाकर हमारी 90% जनसंख्या उस समय कृषि पर ही निर्भर रही होगी, क्योंकि उस समय ग्रामीण भारत बहुत ज़्यादा था, शहरों में लोग नहीं रहते थे। तो स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या काय पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। आज भी हमारे भारत में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर या उससे संबंधित काम पर ही निर्भर है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अंदर रहती है, दूसरा ऑप्शन है आक्रमण करती है, तीसरा ऑप्शन है छोड़ती है और फोर्थ ऑप्शन है बसती है। तो वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर क्या करती है? तो वह आक्रमण करती है। क्या करती है? आक्रमण करती है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। विकल्प दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है उज्जैन में, सेकंड ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, थर्ड ऑप्शन है कांचीपुरम में और फोर्थ ऑप्शन है तक्षशिला में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। तो राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में उसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? तो उसको पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान पटना में स्थानांतरित कर दिया गया था। विकल्प दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी हमारा करंट अफेयर्स का ही है। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? जो 2018 का हमारा एशियन गेम हुआ था उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है रानी रामपाल, सेकंड ऑप्शन है संजीव राजपूत, थर्ड ऑप्शन है नीरज चोपड़ा और फोर्थ ऑप्शन है दीपक कुमार। तो करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा। कौन है? उस समय नीरज जो आज हमारे देश में गोल्डन बॉय बने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है। तो एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारत के क्या थे? ध्वजवाहक थे। तो इसलिए इनको नीरज चोपड़ा का निकनेम क्या है? तो वो है गोल्डन बॉय। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल में वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी गोल्ड जीता है और फिर हमारे एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता है और ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। और मूलतः नीरज चोपड़ा क्या है? हरियाणा के रहने वाले हैं और अपनी भारतीय सेना में सूबेदार पद पर ये पोस्टेड भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय के बराबर कहलाता है। यह क्या कहलाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बाहर, दूर, भीतर या अन्य अलावा। तो साथियों एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाता है। तो यहाँ पर आएगा भीतर, यानी कि
देश के अंदर कितना उत्पादन हुआ, इसमें सिर्फ एक्सपोर्ट जोड़ते हैं, इंपोर्ट नहीं जोड़ते हैं। तो एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। तो विकल्प तीसरा हमारा करेक्ट आंसर होगा। और साथियों, सेवाओं का मतलब क्या होता है? सेवाओं का मतलब होता है आपने किसी डॉक्टर की सेवा ली, आपने किसी इंजीनियर की सेवा ली, किसी आर्किटेक्ट की सेवा ली, तो ये सेवाएं होती हैं। आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है ना, उस प्रकार से। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है घपाल, सेकंड ऑप्शन है भांड, तीसरा ऑप्शन है लावणी और फोर्थ ऑप्शन है कुम्मी। तो साथियों, तमिलनाडु राज्य से संबंधित लोक नृत्य है हमारा कुम्मी। क्या है? कुम्मी। जैसा मैंने आपको बोला था कि आर्ट एंड कल्चर से काफी प्रश्न आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से प्रश्न आ गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कुम्मी नृत्य, ऑप्शन 4। और लावणी कहाँ से है? तो लावणी महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? लावणी महाराष्ट्र से संबंधित है। विकल्प 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों, पहले 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, तो उसमें जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन, सेकंड ऑप्शन है अपशिष्ट का प्रबंधन, तीसरा ऑप्शन है वनों का उन्मूलन और फोर्थ है राज्यों का केंद्रीयकरण। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 गरीबी उन्मूलन। तो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था गरीबी का उन्मूलन। विकल्प 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दिनेश्वर शर्मा ने, दूसरा ऑप्शन है तपन कुमार डेका ने, तीसरा ऑप्शन है अरविंद कुमार ने और फोर्थ ऑप्शन है राजीव जैन ने। तो जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में तपन कुमार डेका ने अपना पद संभाला है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला और आज का हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। किस तारीख को 2019 में पारित किया गया था? इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019, दूसरा है सुरक्षा संरक्षण अधिनियम संशोधन 2019, तीसरा है आकस्मिक संरक्षण समूह अधिनियम 2019 और तीसरा है विशेष प्रोटोकॉल समूह संशोधन अधिनियम 2019। तो करेक्ट आंसर है विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 को 2019 में पारित किया गया था। इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई है। तो विकल्प 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा आपने देखा होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।